नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात हम लोग गुजरात की करेंगे, जहां पहले चरण का मतदान हो चुका है। मतदाताओं ने बड़े उत्साह से अपने मताधिकार का प्रयोग किया और वो उत्साह अब प्रतिशत में नजर आ रहा है। और उस प्रतिशत ने, जो पहले चरण का है, बहुत परेशान कर दिया है। और वो ये स्वाभाविक भी, आप देखिए किस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है। अब तक अगर दिखाई देता कि नहीं कुछ उलटफेर कर रहे हैं, तो अब तक न जाने कितने कार्यक्रम हो गए होते। लेकिन अभी ये जो अपना मंच है जिस पर हम आपसे संवाद करते हैं, आप हमसे करते हैं, उस मंच पर देखिए किस तरह का सन्नाटा सेकुलर अलंबरदारों में फैला हुआ है। बात मताधिकार के प्रयोग की ही नहीं है और बात उस बम्पर वोटिंग भर की नहीं है। मसला तो अहमदाबाद का भी है। वहां दूसरे चरण में मतदान होना है। प्रधानमंत्री की रैली, रोड शो चल रहा है, 50 किलोमीटर लंबा रोड शो है। अब इस बात का भी दर्द सता रहा है कि दरअसल ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, उस बम्पर वोटिंग को पीएम के रोड शो ने प्रभावित किया है। इसलिए भी अपना सिर पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, ये तो ठीक नहीं हो रहा। तो भाई अभी आपको भी करना था, आप भी 100 किलोमीटर लंबा रोड शो करिए, ऐसा क्या है? पर आपने किया नहीं। और यहां तो कम से कम मोदी और शाह की अगुवाई वाली भाजपा हर कदम फूक फूक कर रखती है। लेकिन हम लोग आते हैं पहले चरण के मतदान पर। यहां जो है दो तीन ट्रेंड साफ दिखाई दे रहा है, जो बताता है कि असल में ये जो 89 सीटों पर पहले चरण का मतदान हुआ है, वहां होने क्या जा रहा है। और मोटे तौर पर इन इलाकों को, ये जहां मतदान हुआ है, उसे दक्षिणी गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ। अब अगर आप इन तीनों को जोड़ें तो इसमें सौराष्ट्र वाला इलाका जो है और कच्छ, जिसे मिलाकर 54 सीटें होती हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। यही वो इलाका है जहां पिछली बार भाजपा कमजोर हुई थी और उस कमजोरी की बड़ी वजह पाटीदार आंदोलन था। लेकिन एक चीज और आपको बताऊंगा, वो बड़ी दिलचस्प है। और दरअसल उससे यह भी पता चलता है कि ये जो बम्पर वोटिंग हो रही है, इस वोटिंग का पैटर्न क्या भाजपा को पहले चरण में 82 में 70 सीटें तो नहीं देने जा रहा है। ये अपना, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं चूंकि जो बातें बताने जा रहा हूं उससे आप सुनिए और मुझे लगता है कि आप भी उससे सहमत होंगे। देखिए 2002 के बाद जो चुनाव हुए गुजरात में, उसमें एक बड़ा फैक्टर ये रहा कि केशुभाई पटेल चूंकि वो हटे और फिर मौजूदा जो पीएम है वो वहां के तत्कालीन सीएम थे। तो एक ये सेंटीमेंट था 2002 के बाद, मतलब 2007 और 2012 में तो बजाबते केशुभाई पटेल ने तो पार्टी भी बना ली थी, इसलिए भी पटेल वोट छिटका था। और 2017 में तो आंदोलन ही आंदोलन था। लेकिन 2022 पिछले दो तीन चुनाव से एकदम अलग है। वह इस लिहाज से चूंकि अभी यहां सीएम भी पाटीदार समाज के हैं और वही चेहरा भी हैं, तो इस वजह से ऐसा मालूम पड़ता है कि सौराष्ट्र में पाटीदार एक मुस्त लामबंद हुए और यह लामबंदी ने परेशान कर दिया है उन लोगों को जो लोग परिवर्तन की चाह में बैठे थे। एक घटना यह हुई है। दूसरी, ये सौराष्ट्र के इलाके में जो जातियों का गुड़ा भाग है, उस गुड़ा भाग को बड़े करीने से पिछले 4-5 साल में भाजपा ने सुधारा है। फिर चाहे वो अहीर समाज रहा हो, चाहे वो कोली समाज रहा हो, उनको इन लोगों ने अपने साथ जोड़ने की कवायद की है। और उसमें यह बात ठीक है कि बगावत भी हुई। हम उस बगावत पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पहले चरण की वोटिंग है और इसमें बगावत पर बात करना बड़ा जरूरी है। और बात हम उनकी भी करेंगे जो लोग इधर से उधर आए हैं। तो अपना पूरा कील कांटा दुरुस्त करने के लिए आप अगर सौराष्ट्र के इलाके में देखें तो तकरीबन 10 लोग जो है वो कांग्रेस से भाजपा में आए, बड़ा नाम, जिसमें कुंवर जी बावरिया भी हैं, कोली समाज के बड़े कद्दावर नेता हैं, भगवान बराड़ भी हैं,
आहिर समाज के बड़े कद्दावर नेता हैं। फिर यहीं आप देखिए, अगर जनजातीय बेल्ट की बात करें तो मोहन सिंह राठवा है, बड़े कद्दावर नेता हैं। तो इस तरीके से भाजपा ने जहां उसको लगा कि वो कमजोर हो सकते हैं, उस कमजोरी को दूर किया। और उसकी बड़ी वजह जो मैं देख पा रहा हूं, वो संभवतः भाजपा का 150 प्लस का जो उनका मिशन है, उसकी वजह से ये तमाम चीजें हुई। और ये जो 50 किलोमीटर का रोड शो प्रधानमंत्री का है, इसके पीछे भी असल वजह मुझे यही दिखाई पड़ती है कि प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि इस बार जो गुजरात के नतीजे हों, उससे ऐसा संदेश निकले कि 2024 को लेकर जो लोग संभावनाएं लगाए बैठे हैं वो औंधे मुंह गिर जाए। बहरहाल, तो यहां इस तरीके से तमाम जो सामाजिक समीकरण है उसको भाजपा ने साधने की कोशिश की। और एक चीज और यहां हुई जो मुझे लगता है बड़ा स्ट्राइकिंग है। मैं बगावत पर आऊंगा। अब अगर आप देखें कि इन चुनाव में अगर आपने गौर किया हो, जब मतदाताओं की जो लाइन लगी हुई थी उसमें महिलाओं की संख्या, आधी आबादी बहुत ज्यादा थी। उसकी देखिए 2-3 वजह है। अभी आपको एक घटना सुनाता हूं कि गुजरात में एक बड़ी, और ये बड़ी बात है कि सपरिवार लोग 1:30 बजे 2 बजे रात में निकल जा रहे हैं चाय पीने। माताएं बहनें 2 बजे 2:30 बजे रात में, मतलब उन्हें कोई डर नहीं। ये बताता है कि दरअसल किस तरह का कानून और व्यवस्था गुजरात में बना, जिसकी वजह से जो मातृशक्ति है वो खुद को सुरक्षित महसूस करती है। ये एक बड़ी चीज है। और असल में ये जो बात है, और फिर चाहे दरवाजे किचन तक पानी पहुंचाने वाली बात हो, ये तमाम चीजों ने मातृशक्ति को लामबंद किया किस ओर, ये बताने की जरूरत नहीं। और वो जो पंक्तियां हैं, वो जो लंबी लंबी पंक्तियां थी बूथ के बाहर, वो ये बयान कर रही थी कि दरअसल ये जो आधी आबादी है ये किस दिशा में बढ़ रही है। आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक मोटा आंकड़ा भी दे दूं कि तकरीबन 788 उम्मीदवार मैदान में थे और कुल 2.39 करोड़ जो है वो मतदाता पहले चरण में रहे। तो ये जो आधी आबादी का दिखा, उससे एक चीज ये समझ में आया कि आखिर में इसकी क्या वजह है। बगावत पर पीछे कई दिनों से लोग कह रहे थे कि साहब बगावत पर बात करिए, और ये कहा भी जा रहा था, खूब चर्चा हुई कि बागी जो है बड़ा खेल बिगाड़ेंगे। लेकिन जिस गुजरात में मत ही मोदी के नाम पर पड़ता है, उस गुजरात में ये बागी कितना खेल बिगाड़ेंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। चूंकि आपने तमाम सर्वे जो आए उसे देखे होंगे, जो तमाम लोग जमीन पर टहल रहे हैं आपने उनको भी सुना होगा, और उस सारी बातों में एक ही चीज निकल कर आती है कि आप किसको चुन रहे हैं जी, मोदी को। आप किसको वोट देंगे? मोदी को। आप ये समझिए कि गुजरात में अपने उम्मीदवार का नाम लोगों को मालूम नहीं है। लोगों को यह सिर्फ मालूम है कि मोदी को वोट देना है। इससे यह चीज समझ में आती है कि दरअसल बगावत का कितना असर होने वाला है। और वैसे भी जो बागी हुए हैं उनकी अगर 1-2 को छोड़ दें तो किस तरह की पहचान है ये आप सब जानते हैं। और नहीं भी जानते हैं तो एक चीज आप खुद रेकी कर सकते हैं, उसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब तो ये सोशल मीडिया का दौर है। आप जो लोग वहां टहल रहे हैं आप उनका वीडियो देखिए, उससे आप सहज समझ जाएंगे कि दरअसल स्थितियां क्या हैं। जब मोदी के नाम पर ही वोट पड़ना, और यहां तक कहा जाता है कि अगर पत्थर को भी खड़ा कर दीजिएगा तो वो भी मोदी के नाम पे जीत जाएगा, तो इससे इस बात का आकलन किया जा सकता है कि दरअसल किस तरह की स्थिति है बगावत के बाद भी। देखिए, हिमाचल प्रदेश की बगावत अलग है और गुजरात की बगावत अलग है। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए बगावत हुई, लेकिन फिर भी वहां यह कहा गया कि साहब मोदी आए हैं तो इसका असर पड़ेगा। लेकिन गुजरात तो खुद को मोदी से एकाकार करके देखता है। ऐसी स्थिति में बगावत कोई असर डालेगी, यह थोड़ा जो है मुझे अतिशयोक्ति ही लगता है। अब एक जो बड़ी चीज है वो है आंकड़े, क्योंकि बम्पर वोटिंग हुई है। अब बम्पर वोटिंग में आप देखिए कि यहाँ आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 1998 में
59% वोटिंग हुई थी। और जब भाजपा को सबसे ज़्यादा सीट मिली थी तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री की अगुवाई में गुजरात में, तो वो 2002 है और तब 61% वोट पड़ा था, 127 सीट मिली थी। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की चर्चा चल रही है, वैसे तो अभी वोटिंग परसेंटेज को लेकर कई जगह कई तरह के जो है आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया टीवी का माने हम तो वो मोटा मोटी 5 बजे तक 65% बता रहे हैं और एएनआई तो सीधे 10% कम बता रही है। लेकिन फिर भी जिस तरह की चर्चा है उससे ऐसा लग रहा है कि ये जो वोटिंग है ये 2002 में जितनी वोटिंग हुई थी उसे पार करने जा रही है और ये बहुत बड़ी बात है। और इसका एक असर आप देखेंगे कि किस तरह से सीटों में पड़ता है। बात हम लोग सौराष्ट्र की किए और तमाम जो बगावत रही और जो तमाम समीकरण है उसकी किए। आम आदमी पार्टी देखिए यहाँ तो कहीं है नहीं, 1-2 सीटों को छोड़ दिया जाए तो, और वो भी इनकी इसुदान गढ़वी की बचेगी या नहीं बचेगी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ जो विक्रम मडाम है वो बहुत मजबूत उम्मीदवार है और उनका अपना सामाजिक आधार है। हाँ, कांग्रेस के लिए कहा जा रहा था कि कांग्रेस यहाँ खाट सभा वगैरह कर रही थी और खाट सभा के जरिए वो मतलब मैसेजिंग कर रही थी गांव में। लेकिन जो उनके मजबूत और बड़े और कद्दावर नेता रहे वो तो सौराष्ट्र इलाके में, वो तो आप ये समझिए कि भाजपा के हो लिए। और अगर हम दक्षिणी गुजरात की बात करें तो दक्षिणी गुजरात में आप देखिए कि वहाँ भी स्वावलंबन का एक नया इतिहास रचा है भाजपा ने, कम से कम जनजातीय समाज में। आप देखिए कि वहाँ आपको एक तो जो नेता आए वो आए ही, उसके बाद रोजगार के जो अवसर पर्यटन के जरिए स्टैचू ऑफ यूनिटी ने पैदा किए, उसने वहाँ की महिलाओं को बड़ा सशक्त किया। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पीएम अपनी सभाओं में कहते रहे पहले चरण के दरमियान कि भाजपा ने प्रयास किया और कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया, तो ये भी एक बड़ा मसला है। और वैसे भी उस इलाके में भाजपा पिछले 4-5 साल से बहुत काम करती रही, तो इस वजह से भी ये माना जा रहा है कि ये जो पहले चरण की बम्पर वोटिंग है, ये वोटिंग ये संकेत दे रही है कि यहाँ पर भाजपा संभवतः 1998 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तब उन्हें 42 सीटें मिली थी इन 54 सीटों में। अब ये देखना होगा कि क्या उस रिकॉर्ड को तोड़ती है या उस रिकॉर्ड की बराबरी करती है या उस रिकॉर्ड से नीचे जाती है। लेकिन जो 3-4 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, पाटीदार समाज की लामबंदी, या मैं आप ये कहूँ कि साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो यहाँ के सोशल इंजीनियरिंग के जरिए भाजपा ने जिस तरह से अपने लिए बिसात बिछाई है, वो दूसरा विकास और तीसरा आधी आबादी की लामबंदी, ये तमाम चीज़ें ये बता रही हैं कि पहले चरण में जिस सौराष्ट्र को सियासत का गढ़ माना जाता है उसको भेदने जा रही है भाजपा, और संभवतः वो अपना 1998 का रिकॉर्ड भी दोहराए या हो सकता है तोड़े। अगर आप लोग जहां पहले चरण में वोटिंग हुई है वहां से अगर आप जुड़े हैं तो जो जमीनी और भी बातें हैं उसे आप जरूर उपलब्ध कराएं, और अपना व्हाट्सएप नंबर तो रहता ही डिस्क्रिप्शन में, वहां आप जाइए और तमाम बातों से मतांतर को अवगत कराएं।